वेलकम टू एडू। और आज हम लोग एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर में शुरुआत करने जा रहे हैं। और ज्योग्राफी पहली बार ये हमारा टॉपिक होगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है जलमंडल। और जलमंडल का एक पार्ट है जिसका नाम है सागर और महासागर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सागर और महासागर के सफ़र को। और बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी जो हम लोगों ने शुरू किया है, बहुत इंटरेस्टिंग। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि देखिए जो 31 जो मई है, 31 मई को हेडमास्टर की एग्ज़ाम की डेट निकल चुकी है और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक पाली में एग्ज़ाम होगी। खैर Who do you want to call? तो खैर हम लोग को उससे लेना देना नहीं है, समय कम है, फिर भी हम लोग को इसमें प्रिपेयर कर लेना है। लगभग हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सागर और महासागर के बारे में। देखिए संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग अर्थात लगभग 71% क्या है, तो जलमंडल है। मतलब पूरे पृथ्वी का 71% की बात की जाए वह केवल क्या है, जलमंडल। अब ये जलमंडल में क्या है, तो मुख्यतः जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, तो सागर और महासागर होते हैं। तो 71% पानी है, तो निश्चित तौर पर 29% क्या होगा, स्थल होगा। अब ये स्थल कहने का मतलब कोई मैदानी भाग नहीं हुआ। इस 29% में भी पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद जंगल हैं और मैदानी इलाके थोड़े बहुत पार्ट में जो बच जाएंगे वो मैदानी इलाके हैं। तो काफ़ी कम क्षेत्रों में मैदानी इलाके हैं, लेकिन इसमें 71% अर्थात पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 3/4 हिस्सा तो केवल क्या है, सागर और महासागर है, जलमंडल का हिस्सा है। अब ये जल के वितरण की बात की जाए तो जल 2 तरह का होता है। जल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है महासागरीय जल, जिस अर्थात महासागरों का पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। दूसरा है स्वच्छ जल अर्थात पीने युक्त पानी। एक होता है महासागरीय जल और दूसरा होता है पीने युक्त पानी अर्थात स्वच्छ जल। तो पीने युक्त पानी में नमकीन पानी को छोड़कर सभी जल आ चुके हैं, लेकिन जो पीने युक्त पानी है वो हम लोग भूमिगत जल पीते हैं बहुत सारा। अब ये 2.5% में भी बहुत पानी ऐसे होते हैं जो बरसाती होते हैं, कुछ पानी ऐसे होते हैं जो, तो हालांकि बरसाती पानी ही ज़मीन के अंदर में रिसता है और वह ज़मीन के अंदर में जाता है, उसके बाद हम लोग उस पानी को पीते हैं। तो खैर ये पीने युक्त पानी अर्थात स्वच्छ पानी जो महासागर और सागर को छोड़ दे, अर्थात महासागरीय पानी कैसा होता है, तो नमकीन होता है, खारा होता है, लवणीय होता है। तो पूरे पृथ्वी पे 97.5% नमकीन या फिर क्यों कहें तो खारा पानी है, जबकि स्वच्छ जल कितना है, पीने का पानी तो 2.5% है। इम्पोर्टेंट है, 2.5% है स्वच्छ जल या पीने का पानी, जबकि 97.5% क्या है, तो वो है महासागरीय जल अर्थात खारा पानी। तो एक दिमाग में इसे नोट कर लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, चूँकि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को जो 2 हिस्सों में बांटती है, उस काल्पनिक रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं जाती है, काल्पनिक रेखाएं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। लैटिट्यूड क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। हम लोग इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये लैटिट्यूड है
अब देखिए, ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी के जब दो भागों में बांटती है विषुवत रेखा, तो इस विषुवत रेखा के ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नीचे वालों को दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध पे 60.7% जो है वह क्या है, जल है। उत्तरी गोलार्ध पे 60.7%, यानी पूरे पृथ्वी का जो जल मंडल है, उस जल मंडल के हिस्सों में उत्तरी गोलार्ध में 60.7%, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 80.9%, 80.9% है। अब बात की जाए कि ये उत्तरी गोलार्ध में जो पानी है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध बर्फीला एरिया है, ये जो उत्तरी ध्रुव है ये दक्षिणी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये अंटार्कटिका का इलाका है जो काफ़ी बर्फीला रहता है, और यहाँ पे है दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत का कुछ हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो बेसिक देखा जाए तो वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। जब हम लोग भारत का नक्शा पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जलमंडल का अनिश्चित भाग, ये जो अब महासागर के बारे में चर्चा की जाए तो महासागर जलमंडल का अनिश्चित भाग होता है। यहाँ पे उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में होता है, जबकि निम्नतम कहाँ पे होता है, फरवरी में। तो जलमंडल का अनिश्चित भाग कौन होता है, महासागर होता है। और यहाँ पर उच्चतम वार्षिक तापक्रम कहाँ किस मौसम में होता है, अगस्त में, जबकि निम्नतम वार्षिक तापक्रम किस महीने में, फरवरी में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब कौन कौन से महासागर हैं, तो सभी लोग जानते हैं, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन अर्थात अटलांटिक महासागर, हिंद में महासागर, हिंद ओशियन, और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अब इसमें सबसे बड़ा की बात की जाए तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी है, अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे गहराई और क्षेत्रफल के मामले में, हिंद महासागर गहराई और क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर, और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। और आर्कटिक महासागर को हम लोग महासागर की श्रेणी में नहीं, बल्कि इसे एक प्रकार से देखा जाए तो बर्फीले मैदान की श्रेणी में रखते हैं। औसत गहराई की बात की जाए तो औसत गहराई है 3800 मीटर। औसत गहराई कितनी है, 3800 मीटर है। तो महासागरों की औसत गहराई कितनी है, 3800 मीटर है। इनका औसत तापमान कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस। तो इनका औसत तापमान कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और औसत तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसके स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है, जबकि यहाँ पर दैनिक तापांतर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। अब दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि जो दिन में तापमान में अंतर होता है, जैसे कि टेम्परेचर कभी ज़्यादा और टेम्परेचर कभी कम, तो 1 डिग्री सेल्सियस दैनिक तापांतर होता है। तो स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर, जबकि दैनिक तापांतर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। इसे याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये आते हैं। अब देखिए, महासागरों की स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई का प्रदर्शन उच्च तामितीय वक्र के द्वारा होता है। उच्च तामितीय वक्र एक ऐसा रेखा होता है जो बताता है कि तापमान जो है, ये टेम्परेचर है, ये वक्र ऐसे होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो यह प्रदर्शन ऐसे करेगा, अगर तापमान कम होगा तो वो नीचे की ओर जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उच्च तामितीय वक्र कहते हैं। तो स्थल की ऊंचाई और महासागरों की गहराई का प्रदर्शन उच्च तामितीय वक्र के द्वारा होता है, इम्पोर्टेंट है। अब है समुद्र किसे कहते हैं। देखिए, महासागरों का छोटा रूप ही समुद्र कहा जाता है। जनरली सागर और महासागर में कोई डिफरेंस है नहीं, बस केवल इसका छोटा रूप कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है।
कि समुद्र किसे कहते हैं, तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ और एक तरफ से महासागर से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो समुद्र कहते हैं। तीन तरफ से जल से घिरा हुआ और एक तरफ से महासागर से घिरा हुआ उसे ही हम लोग समुद्र कहते हैं। और खाड़ी किसे कहते हैं, समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर जो क्षेत्र बनता है वही खाड़ी कहा जाता है, गल्फ कहा जाता है, बे कहा जाता है। तो समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर जो क्षेत्र बनता है उसे ही हम लोग खाड़ी या बे, गल्फ या बे कहते हैं। तो खैर ये छोटा सा चीज़ है, हम लोग आगे आएगा खाड़ी और उसके बाद गल्फ, बे। वैसे बंगाल की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है। तो समुद्र तीन तरफ से जल से घिरा हुआ रहता है और एक तरफ महासागर से घिरा रहता है। और खाड़ी समुद्र के स्थलीय भाग में जब समुद्र प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो क्षेत्र बनता है वही मेरी खाड़ी कही जाती है। अब है कि विश्व के 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा। तटीय सीमा का मतलब होता है कि समुद्री क्षेत्र, ये जैसे समुद्र है तो इसके किनारे जो यह क्षेत्र बनता है जहाँ से मैदानी भाग की शुरुआत होती है वही तटीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यही तटीय क्षेत्र अर्थात जहाँ पे समुद्र की जो लंबाई है, ये सब समुद्र है, ये ज़मीनी इलाका है। तो ये सब समुद्र है, ये ज़मीनी इलाका है। अब ये ज़मीनी इलाका में जो किस देश के किनारे समुद्र की जो किनारा है, तट है, वह सबसे ज़्यादा है, वही कहलाता है समुद्र तटीय क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा है कनाडा में। 10 सबसे बड़ी तटीय, तो याद रखेंगे केवल कनाडा को, सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा को याद रखेंगे और भारत को जरूर याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा यदि समुद्र तटीय क्षेत्र है तो वह है कनाडा, 2,02,080 किलोमीटर। कनाडा का समुद्र तटीय क्षेत्र 2,02,080 किलोमीटर है। उसके बाद है नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड और चाइना। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत इस मामले में 16वें स्थान पर है। और भारत की समुद्र तटीय रेखा कितनी है, 7500 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर और भारत इस मामले में 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर। तो विश्व में यदि बात की जाए तो कनाडा की समुद्र तटीय रेखा है सबसे ज़्यादा है, 22,000 कितना है, तो 2,02,080 किलोमीटर। और इस मामले में भारत 16वें स्थान पर है जिसकी समुद्र तटीय लंबाई 7500 किलोमीटर है और भारत 16वें स्थान पर है। उसके बाद बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध का जो दैनिक तापांतर होता है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का दैनिक तापांतर दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उत्तरी गोलार्ध का दैनिक तापांतर दक्षिणी गोलार्ध के दैनिक तापांतर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अब है महासागरीय शेल्फ। तो बात किया जाता है महासागरीय शेल्फ के बारे में। तो महासागरीय शेल्फ के बारे में बात की जाए तो महासागरीय शेल्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही है। तो महासागरीय शेल्फ किसे कहते हैं, अपने समुद्रों और खाड़ियों से घिरा हुआ या महाद्वीप का एक जो विस्तृत सीमांत होता है। तो अपने समुद्रों और खाड़ियों से घिरा हुआ महाद्वीप का जो विस्तृत सीमांत होता है, सीमांत का मतलब जैसे समुद्र है। अब इस समुद्र के किनारे जो ये मैदानी इलाका होता है, जो उचला इलाका होता है, जो किनारे वाला जहाँ पे इंड हो जाता है समुद्र, उसी को महासागरीय शेल्फ कहते हैं। तो अपने समुद्रों और खाड़ियों से घिरा हुआ महाद्वीप का जो विस्तृत सीमांत होता है वही मेरा महासागरीय शेल्फ कहा जाता है। इसकी औसत प्रवणता की बात की जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होती है। तो इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होती है। इसकी ढाल अत्यंत ही तीव्र होती है। तो महासागरीय शेल्फ की ढाल अत्यंत तीव्र होती है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय शेल्फ कौन है,
तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियन सेल्फ। आर्कटिक महासागर का साइबेरियन सेल्फ विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय सेल्फ है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ कौन है? तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियन सेल्फ। तलछटी अवसादों के कारण इसमें जीवाश्म ईंधन के स्रोत पाए जाते हैं। तो तलछटी अवसादों के कारण महासागरीय सेल्फ में जीवाश्म ईंधन के स्रोत पाए जाते हैं। इसकी औसत गहराई की बात की जाए तो 200 से 3000 मीटर है। तो महासागरीय सेल्फ की औसत गहराई की बात की जाए तो 200 से लेकर 3000 मीटर तक होती है। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, जो अटलांटिक महासागर होता है उसका दैनिक तापांतर प्रशांत महासागर के दैनिक तापांतर से ज़्यादा होता है। तो अटलांटिक महासागर का दैनिक तापांतर प्रशांत महासागर के दैनिक तापांतर से ज़्यादा होता है। महासागरीय गर्त, गर्त का मतलब होता है खाई, गहराई। जो विश्व का जो गहरा स्थान होता है वही कहा जाता है गर्त, यानी कि खाई, यानी कि ट्रेंच। तो महासागरीय गर्त अर्थात महासागर की सबसे गहरी स्थान, यूँ कहे तो धरती का सबसे गहरा स्थान। तो वैसे तो धरती का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो मेरी धरती का सबसे गहरा स्थान कौन है? वह है मैरियाना गर्त। यह पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान और प्रशांत महासागर का भी सबसे गहरा स्थान होता है, जो 11,022 किलोमीटर है, 11,022 मीटर है। तो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन है? मैरियाना गर्त है। विश्व की सबसे गहरी खाई है, जिसकी गहराई कितनी है? जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो महासागरीय, तो ये जो प्रशांत महासागर है इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। इसके बाद मिंडनाओ, इसके बाद कौन है? तो मिंडनाओ है। प्रशांत महासागर की दूसरी सबसे गहरी खाई मिंडनाओ है, जिसकी गहराई 10,500 मीटर है। कितना है? 10,500 मीटर, 10,500 मीटर। और प्रशांत महासागर की जो सबसे तीसरी गहरी खाई है, तीसरा जो ट्रेंच है, तीसरा जो गर्त है, उसका नाम है टोंगा। तो उसका नाम है टोंगा, जो लगभग 9,000 मीटर है, लगभग 9,000 मीटर है। तो विश्व की सबसे गहरी खाई, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन है? मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त, जिसका गहराई 11,022 मीटर है। और विश्व की और साथ ही साथ प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई या गहरी गर्त है। उसके बाद की जाए तो मिंडनाओ, मिंडनाओ की गहराई है 10,500 मीटर, यह भी प्रशांत महासागर में है। और उसके बाद टोंगा, टोंगा की गहराई है 9,000 मीटर, जो प्रशांत महासागर की तीसरी सबसे गहरी खाई है, ट्रेंच है, गर्त है। ये तो था प्रशांत महासागर। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर की सबसे जो गहरी गर्त है उसका नाम है प्यूटोरिको गर्त। तो प्यूटोरियो गर्त या फिर प्यूटोरिको गर्त, जिसे जो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है, जो कि 8,392 मीटर इसकी गहराई है। तो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई कौन है? प्यूटोरिको गर्त, प्यूटोरिको ट्रेंच, 8,392 मीटर। उसके बाद अटलांटिक महासागर में रोमसे, रोमसे एक प्रकार का छोटा सा द्वीप है, टापू है, तो रोमसे भी है। और उसके बाद मिलावाकी, जिसकी गहराई 2920 मीटर है। तो मिलावाकी की गहराई कितनी है? 2920 मीटर। जनरली प्यूटोरिको गर्त से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई कौन है? प्यूटोरिको ट्रेंच, 8,392 मीटर। उसके बाद रोमसे और मिलावाकी, मिलावाकी 2920 मीटर। तो प्यूटोरिको गर्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई प्यूटोरिको गर्त। नेक्स्ट है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में बात की जाए तो सबसे गहरा है सुंडा गर्त, सुंडा गर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे प्रश्न बार बार बनते हैं। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन है? तो सुंडा गर्त है।
जो 8,152 मीटर है। इसकी गहराई कितनी है? तो 8,152 मीटर सुंडा गर्त। एक चीज़ और याद रखेंगे कि यह जो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, इसे मेरियाना ट्रेंच, जो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। अब है कि जो जावा सुंडा गर्त है, जिसकी गहराई है 8,152 मीटर, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है सुंडा गर्त, तो उसे जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जावा गर्त किसे कहते हैं? तो सुंडा, क्योंकि इसी में यह जो सुंडा है इंडोनेशिया में पड़ता है और जावा और सुमात्रा के ठीक समानांतर है, और जावा गर्त से निकलते हुए यह सुमात्रा द्वीप के दक्षिणी तट से नीचे से निकलकर अंडमान द्वीपों तक चला जाता है। तो इसे जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यह पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त कहाँ पे है? इंडोनेशिया के पास पूर्वी हिंद महासागर में। यह सुमात्रा द्वीप कहाँ पे है? जावा, सुमात्रा, ये सब इंडोनेशिया में है, बड़े बड़े द्वीप हैं। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के दक्षिणी तट के नीचे से निकलकर अंडमान के द्वीपों तक यह चला जाता है। कौन? सुंडा गर्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जावा से आगे सुंडा द्वीप समूह से यह प्रारंभ होता है। तो जावा से आगे सुंडा द्वीप समूह से इसकी स्थिति प्रारंभ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा फैक्ट है कि यदि पूछा जाए कि वर्तमान में कितने जो है गर्तों की खोज की गई है, तो 57। इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वर्तमान में अभी तक कितने गर्त खोजी गई? 57, जिसमें से कि 32 प्रशांत महासागर में, 32 की जो है वो प्रशांत महासागर में खोजी गई है, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। तो वर्तमान में बात की जाए कि अभी तक कितने गर्तों की खोज की गई, तो 57, जिसमें कि 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। इम्पोर्टेंट है। अब है महासागरीय लवणता, सी सैलिनिटी। सी सैलिनिटी, महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता या सागरीय लवणता जो होता है, अगर हम लोग जितना सागर में जल है उसमें घुले हुए पदार्थ से भाग दे देंगे, अर्थात सागरीय जल का अनुपात, सागरीय जल अनुपात तो सागरीय जल बटा में सागरीय जल में घुले पदार्थ, अर्थात जो सागर में जितने जल हैं उसमें उपस्थित घुले हुए पदार्थ से यदि हम लोग भाग दे देंगे, अर्थात सागरीय जल अनुपात सागरीय जल में घुले हुए पदार्थ, उसे ही हम लोग सी सैलिनिटी या सागरीय लवणता कहते हैं। लवणता या अर्थात नमकीन की मात्रा, खारापन की मात्रा। सागरीय लवण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। सिविल सेवा में एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि सागरीय लवणता में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो नमक का, सोडियम क्लोराइड का, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सागरीय लवण का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो लगभग 35,000 मीटर। तो समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हज़ार होती है, 35 प्रति हज़ार। खारे जल के लिए अधिकतम लवणता 24.7%। यदि जल में 24.7% लवणता हो जाए तो वह जल क्या कहा जाएगा? खारा कहा जाएगा। तो खारे जल के लिए अधिकतम लवणता की मात्रा कितनी होती है? 24.7%। अर्थात यदि जल में लवणता की मात्रा 24.7% हो गई तो वह जल क्या कहा जाएगा? खारा कहा जाएगा। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है उसे समलवण रेखा अर्थात आइसोहाइलाइन कहा जाता है। तो समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें समलवण रेखाएं अर्थात आइसोहेलाइन कहा जाता है।
इम्पॉर्टेंट है। सबसे अधिक लवणता किस अक्षांश में है? तो सबसे अधिक लवणता की बात की जाए तो 20 से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। तो सबसे अधिक लवणता की बात की जाए तो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। अब यहाँ पे झील के बारे में बात की जाए, देखिए झील छोटा सा एक जल का क्षेत्र होता है, कभी कोई मीठा होता है तो कोई खारा होता है। तो चिल्का झील क्या है? मीठे पानी की झील नहीं है। जैसे कि एक है बुल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, वह मीठे पानी की एक सबसे बड़ी झील है। उसके बाद सांभर झील है जो कि खारे पानी की है, चिल्का झील है खारे पानी की। तो सबसे अधिक लवणीय झील विश्व की बात की जाए तो वह है वॉन झील। वॉन झील कहाँ पे है? तो यूरेशिया में पड़ता है। यूरोप और एशिया का जो बॉर्डर है, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाला कौन है? यूरेशिया की पठार, यूरेशिया की पहाड़ी। तो सबसे अधिक लवणीय झील कौन है? वॉन झील, जो कहाँ पे है? तो यूरेशिया में स्थित है, अर्थात यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला जो पहाड़ी है यूरेशिया की पठार, तो वहीं पे यह झील है जिसकी लवणता सबसे ज़्यादा 330% है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह तुर्की के पास है। जय माता दी। तो वॉन झील जो है यूरेशिया में स्थित है, हमने बता दिया। अब यूरेशिया, यूरोप और एशिया, ये है आपका यूरोप और यहाँ पे है एशिया। यहीं पे यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत जिसे हम लोग यूरेशिया पर्वत भी कहते हैं, तो वहीं पे यह वॉन झील स्थित है जिसकी सबसे ज़्यादा लवणता है 330% और यह टर्की में स्थित है। टर्की अर्थात तुर्की। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे वॉन झील कहाँ पे है? तो टर्की में अर्थात तुर्की में। एक बात और याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो लवणता है वॉन झील में है। उसके बाद डेड सी अर्थात मृत सागर में। यह मृत सागर एशिया के जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच स्थित है जिसकी लवणता 238% है। अब देखिए, तो मृत सागर जो कि वॉन झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी लवणता वाली झील है, जो एशिया के जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक, एशिया के जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच स्थित है और इसकी लवणता 238% है। 238। समुद्र तल की सबसे नीची झील है जिसकी गहराई 422 मीटर है। तो ये जो डेड सी है, मृत सागर है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। मृत सागर समुद्र तल की सबसे नीची झील है। यह एक बड़ा झील है जिसे सागर का रूप दिया गया है। तो सागर और झील दोनों कहते हैं, जो जिसकी गहराई 422 मीटर है। याद रखेंगे, अर्थात समुद्र तल की सबसे नीची झील है कौन? मृत सागर। और यह मृत सागर कहाँ पे है? तो एशिया के जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक, जिसकी लवणता कितनी है? 238%। और सबसे ज़्यादा लवणता किसकी है? तो वो है वॉन झील की। वॉन झील याद रखेंगे। और अभी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में प्रश्न बने थे कि मृत सागर किसके नज़दीक है, तो याद रखेंगे, एक तो जॉर्डन है, एक जॉर्डन, दूसरा इजराइल और तीसरा वेस्ट बैंक। ऑप्शन में था फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन जो है वह मृत सागर में नहीं है। एक और ऑप्शन था, तो वह भी जो होगा वह मृत सागर का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर कौन होगा? ई। इसका आंसर होगा ई। याद रखेंगे। लवणता में वृद्धि का कारण क्या है? तो गहराई, अर्थात जितना ही ज़्यादा गहरा होगा उतना ही ज़्यादा लवणीय होगा। अर्थात लवणता में वृद्धि का कारण क्या है? तो गहराई है। याद रखेंगे, लवणता में वृद्धि का कारण क्या है? तो गहराई है।
सबसे ज़्यादा जो लवणीय स्थान होता है उसे हैलोक्लाइन कहते हैं। तो जो स्थान सबसे ज़्यादा लवणीय होता है उसे हैलोक्लाइन कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अधिक लवणता का कारण क्या है? अधिक घनत्व। अधिक लवणता के कारण घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अधिक लवणता के कारण अधिक घनत्व होता है, याद रखिए। भूमध्य सागर की लवणता की अधिकता का कारण क्या है? बाष्पीकरण है। तो भूमध्य सागर की लवणता की अधिकता का कारण है बाष्पीकरण, याद रखेंगे। अब है गाई ऑट। गाई ऑट क्या है? तो सपाट शीर्ष वाले जो समुद्री पर्वत है, अर्थात जिस पर्वत का शीर्ष ऐसा हो, तो सपाट शीर्ष वाले जो समुद्री पर्वत होते हैं उसी को ही हम लोग गाई ऑट कहते हैं, गाई ऑट। अब बात आता है सबसे ज़्यादा जल वाला क्षेत्रफल। तो वैसा देश जो सबसे ज़्यादा जल क्षेत्रफल हो, चाहे उसमें झील हो, तालाब हो, सागर हो, महासागर हो, सब मिलाकर, तो वह है कनाडा। 8,91,165 वर्ग किलोमीटर। 8,91,165 वर्ग किलोमीटर में क्या है? तो जल का क्षेत्रफल है कनाडा में। और भारत चौथे स्थान पर है। भारत किस स्थान पर? चौथे स्थान पर, याद रखेंगे। भारत चौथे स्थान पर है। 344,070 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 3,44,000 और 70 वर्ग किलोमीटर पर भारत में जल का क्षेत्रफल है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। 3,44,070 वर्ग किलोमीटर। भारत चौथे स्थान पर है और कनाडा 8,91,165 वर्ग किलोमीटर के जल क्षेत्रफल पर पहले स्थान पर, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं महासागर की ओर। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर। यहाँ से एग्जाम में निश्चित तौर पे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण धरातल का 1/3 हिस्सा है। तो संपूर्ण धरातल का 1/3 भाग जो है वह कौन है? तो प्रशांत महासागर है। अर्थात इसका क्षेत्रफल है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। इसकी आकार कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। इसकी आकार त्रिभुजाकार है, इम्पोर्टेंट है। इसके शीर्ष पर बेरिंग जल डमरू मध्य। इसके शीर्ष पर कौन है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य है। अब डमरू मध्य क्या होता है? डमरू मध्य का मतलब होता है कि जब दो जल संधि को एक छोटा सा जलीय क्षेत्र अलग करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य, याद रखेंगे। इसी को हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं। तो यह बेरिंग जो है, इसके शीर्ष पर कौन है? बेरिंग जल संधि या जल डमरू मध्य की चीज़ है। तो बेरिंग जल संधि या जल डमरू मध्य इसके शीर्ष पर है। जबकि आधार में कौन है? तो अंटार्कटिका है। आधार में अंटार्कटिका है और शीर्ष पर बेरिंग जल डमरू मध्य है। और अंटार्कटिका महाद्वीप इसके आधार पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। तो प्रशांत महासागर भूमध्य रेखा पर 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसकी स्थिति की बात की जाए तो इसके पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया महादेश तथा एशिया महादेश है। तो इसके पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश है। हम लोग अभी नक्शे में देखेंगे। पूर्व में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका है। पूर्व में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका है, जबकि दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है ग्रेट बैरियर रीफ या प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ या फिर प्रवाल भित्ति। ये प्रवाल भित्ति क्या होती है? तो मूंगे की चट्टानें होती है। तो सबसे पहले उसे ही हम लोग समझ लें। इस जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं,
उसे ही हम लोग समझ लें कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। जो भारत का लक्षद्वीप है वह भी प्रवाल भित्ति से बना हुआ एक छोटा सा द्वीप है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप प्रशांत महासागर में स्थित संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और यह प्रवाल भित्ति जो है, जिसे कोरल रीफ भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित मूंगे की चट्टानें हैं। मूंगे की चट्टानें हैं। इसका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है। तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात जो चूना पत्थर जिसको बोलते हैं CaCO3, उसी से होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कई प्रकार की स्तनधारियाँ जैसे कि कछुआ, शार्क, मछलियाँ, सख्त मूंगे, सीप, ये सभी जो हैं निवास स्थल हैं किसका? तो प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्तियों में ये सभी जीव निवास करते हैं, जैसे कछुआ, उसके बाद शार्क, मछलियाँ, सख्त मूंगे, ये सभी इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा और कि मेरियाना जो गर्त है वो गुआम द्वीप के पास है। मेरियाना गर्त कहाँ पे है? तो गुआम द्वीप के पास है। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि मेरियाना गर्त कौन से द्वीप के पास है? गुआम द्वीप। अब एक चीज़ और रखेंगे, सोल क्या है? तो छिछली जल की गहराई वाला भाग है। जहाँ जल की गहराई वाला भाग में छिछली पानी होता है वही सोल कहा जाता है। इसमें प्रवाल भित्ति अनुपस्थित होता है। यहाँ पे प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, बात की जाए कि इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 2000 से अधिक, अर्थात लगभग 2025 द्वीप। तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? 2000 से भी ज़्यादा है। और अधिक कितनी है? अर्थात 2025 के लगभग है। इसका अधिकांश तटवर्तीय सागर पश्चिम तट में है। इसका अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी तट में है। बेरिंग सागर, ओखोस्टक सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर, ये सभी जो हैं क्या हैं? तो इसके तटवर्तीय सागर हैं। किसके? तो प्रशांत महासागर के। याद रखेंगे, बेरिंग सागर, ओखोस्टक सागर, जापान सागर, चीन सागर, पीत सागर, ये सभी इसके अधिकांश तटीय सागर हैं। पूर्व की ओर प्रसिद्ध खाड़ी कैलिफोर्निया की खाड़ी है। इसके पूर्व की ओर सबसे प्रसिद्ध खाड़ी जिसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी, वह स्थित है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। तो प्रशांत महासागर के बेसिन की औसत गहराई कितनी है? 7300 मीटर है, इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है, जो कि विश्व का सबसे गहरा स्थान है। ये चीज़ें तो हम लोग देख लिए हैं कि प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है वह मेरियाना गर्त है, जिसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं, मेरियाना ट्रेंच। और विश्व का यह सबसे गहरा स्थान है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ इस प्रशांत महासागर का भी यह सबसे गहरा स्थान है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्रशांत महासागर की कि इसके चारों ओर ज्वालामुखीय और भूकंपीय क्षेत्र की उपस्थिति पाई जाती है, जहां पर विश्व के 75% से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और इसका नाम क्या है? तो रिंग ऑफ फायर है। क्या नाम है? रिंग ऑफ फायर, याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि किस में रिंग ऑफ फायर की मौजूदगी होती है? तो प्रशांत महासागर में। ये क्या है? तो चारों ओर ज्वालामुखीय और भूकंपीय क्षेत्र है, जहाँ पर विश्व के 75% से भी अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। और इसका नाम क्या है? रिंग ऑफ फायर। याद रखना कि जो प्रशांत महासागर है उसका क्षेत्रफल पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल से भी क्या है? तो अधिक है। पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल से भी इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है प्रशांत महासागर का ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए,
तो ये तो था हमारा प्रशांत महासागर, इम्पोर्टेंट था, यहाँ से एग्ज़ाम निश्चित तौर पे बनते हैं। तो अभी जो बीपीएससी में एग्ज़ाम हुआ उसमें से 2 प्रश्न तो यहाँ पे बन गए। एक है सुंडा गर्त के बारे में। सुंडा गर्त किसे कहते हैं? उसे जावा गर्त के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद जो इंडोनेशिया में स्थित है जॉर्डन और इजराइल मृत सागर, जॉर्डन इसराइल, तो ये भी चीज़ें भी पूछी गई थी। तो 2 प्रश्न तो आपके यहाँ से बन सकते हैं, बन गए हैं। तो देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट यह फैक्ट है। महासागर और सागर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे। अब देखिए अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर लेकिन यह नहीं है। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने, अब पहले हम लोग देख लें इनकी स्थिति, तो इस मैप के माध्यम से देख लें। मैप के माध्यम से हम लोग आसानी से देख सकते हैं स्थिति। देखिए सारा चीज़ हम लोग क्लियरफाई कर लें। जैसे कि मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो ये है हमारा प्रशांत महासागर, यहाँ पे है हमारा प्रशांत महासागर। ये सब जो दिखाई दे रहा है किनारे किनारे किनारे, ये प्रशांत महासागर है। जो वही चूँकि पृथ्वी गोल है तो उसके चारों तरफ होते हुए ये सब प्रशांत महासागर है, याद रखेंगे। तो पूर्वी हिस्से की बात की जाए तो पूर्वी हिस्से में साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, याद रखेंगे। और पश्चिमी हिस्से की बात की जाए तो यहाँ पे रसिया है, तो ये सभी चीज़ हैं। उसके बाद हिंद महासागर जो है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है ये इलाका। तो एक चीज़ तो नज़र आ रहा होगा कि यह एस की आकृति की तरह है, अटलांटिक महासागर एस आकृति की तरह है। और जो हिंद महासागर ये है, अगर इसकी बात की जाए आकृति के बारे में तो आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा अक्षर की तरह है, एम। तो एग्जाम में इसे भी प्रश्न बने हैं कि कौन सा महासागर एस अक्षर के समान है, कौन सा एम अक्षर के समान है। तो याद रखेंगे एम अक्षर के समान कौन है तो हिंद महासागर, एस अक्षर के समान कौन है तो वह है अटलांटिक महासागर। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा भारत, ये जो दिखाई दे रहा है पोर्शन, यह है भारत का, यह है भारत, याद रखेंगे। और यह है हमारा विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा से पूर्व की ओर हमारा भारत है और यह है देशांतर रेखा, मध्य देशांतर रेखा, जिसे हम लोग तिथि रेखा या समय रेखा भी कहते हैं। तो ये बीच में है। तो ठीक इसके ऊपर अर्थात उत्तर में और पूर्व में हमारा भारत का स्थिति है। तो एक चीज़ तो समझ में आएगा भारत की स्थिति क्या है विश्व में, उत्तर पूर्व में है। विश्व के मानचित्र में भारत उत्तर पूर्व में है। उसके बाद ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर उत्तरी भाग में भी है और दक्षिणी भाग में भी है। तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें अब स्पष्ट हो गया होगा आखिर अटलांटिक ओशियन कहाँ है, उसके बाद इंडियन ओशियन कहाँ है, और यहाँ पे देखिए आर्कटिक महासागर है। जितने सारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वहाँ पे क्या है, आर्कटिक महासागर है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कौन कौन से देश हैं पहले देख लीजिए। यह है नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यह है उत्तर अमेरिका। उसके बाद ये है आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जहाँ पे ब्राज़ील और कई कंट्रीज हैं। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है जहाँ पे कनाडा, अलास्का, ये सभी इलाके हैं। यहाँ पे ब्राज़ील, और ये है हमारा अफ्रीका, मोरक्को, युगांडा, जिम्बाब्वे, केन्या, अफ्रीका। उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये एशिया और यूरोप, और यहाँ पे है हमारा यूराल पर्वत, यूरेशिया जिसे कहते हैं। और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लोकेशन देख लिया। अब हम लोग आते हैं अटलांटिक महासागर की ओर।
अटलांटिक महासागर। अब अगर अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो विश्व का यह दूसरा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे संसार का 1/6 भाग है, अर्थात 16% है। पूरे विश्व के 16% अर्थात 1/6 भाग पर यह फैला हुआ है अटलांटिक महासागर, जिसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। और प्रशांत महासागर का यह लगभग आधा है। तो अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। इसकी आकृति अब हमने क्या देखा? एस के आकार की तरह है, अक्षर एस की तरह, एस अक्षर की तरह। इसकी स्थिति इसके पश्चिम में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका है। इसके पश्चिम में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, पूरब में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर इसके मग्न तट में है। तो एक बार हम लोग स्थिति देख लें। यह है अटलांटिक, जिसके पूरब में है अफ्रीका, इधर है आपका पश्चिम में साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिण में अंटार्कटिका है, दक्षिण में अंटार्कटिका है, और ऊपर में अटलांटिक महासागर है। ऊपर में जो है ये थोड़ा सा पार्ट हमारा अमेरिका का है, यानी कि उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम में अमेरिका है। और बिल्कुल हमारे जो खास करके दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये दोनों पश्चिम भाग में है, जबकि पूर्व भाग में है अफ्रीका और दक्षिण भाग में है अंटार्कटिका। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया कि पश्चिम में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, पूरब में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर इसके मग्न तट में है। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अटलांटिक महासागर की कि मध्य अटलांटिक कटक है। इसके बीच में एक मध्य अटलांटिक कटक है। यह मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक है और लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है और 4,000 मीटर ऊंचा है। तो इसके मध्य में मध्य अटलांटिक कटक है और यह मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक है और जो लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है और 4,000 मीटर ऊंचा है। मध्य अटलांटिक कटक जलमग्न होते हुए भी द्वीप के रूप में जल के ऊपर उठा हुआ है।